तो मतदान के बाद चास कृषि बाजार समिति स्थित ब्रजगृह ईवीएम को जमा करने का काम किया जा रहा है और देर रात से ईवीएम रिसीविंग का काम चल रहा है, लेकिन गिरिडीह विधानसभा के 54 और गोमिया विधानसभा के 40 मतदान कर्मी के आने का इंतजार अब तक हो रहा है। उसके बाद स्ट्रांग रूम को सील करने का काम किया जाएगा। +1 में मात्र 2 असेंबली कंस्टिट्यूएंसी के हैं, एक गोमिया का जिसके 40 हैं और एक गिरिडीह के हैं जिसके 54 हैं। कुल 94 जो है वो ईवीएम का बूथ का आना बाकी है और जो कि चल चुके हैं लोग, और 15 से 20 मिनट या आधे घंटे में वो लोग पहुंचेंगे। उनका रिसीव करने के बाद हम लोग ब्रजगृह में जमा किया गया ईवीएम और कृषि बाजार समिति में बनाया गया है ब्रजगृह। अभी तक मतदान कर्मियों के आने का है इंतजार। स्ट्रांग रूम के विधानसभा द्वार पर रखा गया है ईवीएम। ब्रजगृह में जमा किया गया ईवीएम, कृषि बाजार समिति में बनाया गया है ब्रजगृह। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए संजीव हमारे साथ जुड़ चुके हैं सहयोगी, सीधे उनके सब पास जाएंगे और बातचीत करेंगे कि क्या जिस तरीके से अभी भी मतदान के लिए जो ईवीएम है वो जा रहा है और अभी भी कर्मियों का इंतजार किया जा रहा है। देखिए, जहाँ ईवीएम की जो बात है वो गोमिया से कुछ लेट हो गया था, लेकिन अब सारा ईवीएम आ गया है और ये बोकारो विधानसभा क्षेत्र के चास थाना अंतर्गत जो कृषि बाजार है वहाँ वज्रगृह बनाया गया है और सभी ईवीएम को सुरक्षित 6 वज्रगृह है टोटल उसमें रख दिया गया है और वज्रगृह भी सील हो चुका है। तो हमें कह सकते हैं कि जो गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के जो भी प्रत्याशी है, जहाँ त्रिकोणीय मुकाबला है, मथुरा प्रसाद महतो, चंद्र प्रकाश चौधरी और जयराम महतो, उन सबों का किस्मत अब वज्रगृह में सील हो गया है। जी अवंतिका, क्या लगता है जिस तरीके से मतदान हुआ है वहां पर और एक त्रिकोणीय मुकाबला जो है वो नजर आ रहा है गिरिडीह में, एक तरफ जहां मथुरा प्रसाद महतो है जेएमएम से, वही दूसरे जयराम महतो की अगर हम बात करें तो जयराम महतो भी बहुत स्ट्रांग कैंडिडेट है। उन्होंने अपनी जो आवाज है 1932 और भाषा को लेकर के जो है उन्होंने अपनी आवाज को बुलंद किया छात्रों के बीच जा करके, वो कितनी कड़ी चुनौती बन रहे हैं। बंद हो गया। जो देखिए एकदम जयराम महतो जो है एक फैक्टर तो सही में उभरे हैं गिरिडीह में। अभी जो है गिरिडीह का जो मतदान प्रतिशत है वो लगभग 65% है और ये त्रिकोणीय मुकाबला है और ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिर ये जयराम महतो वहां से जीतते हैं या किसी का खेल बिगाड़ते हैं। जहां तक बात है चंद्र प्रकाश चौधरी, मथुरा प्रसाद महतो और जयराम महतो, ये तीनों आदमी अपनी अपनी जीत को लेकर के दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन अब ये तो 4 तारीख को ही पता चलेगा कि आखिर जीत किसकी होती है। जी अवंतिका, अगर हम चंद्र प्रकाश चौधरी की बात करें तो वे एक मजबूत कैंडिडेट है और उनके सामने जो है अगर सबसे बड़ी चुनौती बात करें तो वो जयराम महतो ही नजर आ रहे हैं। तो वहां की जो लोगों की जो जनता है वहां पर, वहां किस तरीके का झुकाव जो है देखने को मिल रहा है। देखिए, झुकाव तो आज आमतौर पे देखा जा रहा है कि जो युवा वर्ग है वो जयराम महतो को पसंद कर रहे हैं, लेकिन वहां से चंद्र प्रकाश चौधरी सिटिंग एमपी है और उनका अपना दावा है कि मैंने वहां विकास किया है। लेकिन एक तरफ जेएमएम एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट मथुरा महतो भी है जो महागठबंधन की ओर से प्रत्याशी हैं और उन्होंने ये कहा है कि नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम विजेता हो रहे हैं वहां। लेकिन जयराम महतो उनको काफी लोग पसंद कर रहे हैं और युवा वर्ग खास करके सपोर्ट कर रहे हैं। जी देखिए, प्रत्याशी है तो प्रत्याशी अपने अपने दावे पेश करेंगे क्योंकि वो चुनाव में उतरे हैं और वो एक प्रत्याशी के रूप में हैं, तो वो तो अपने दावे जो है वो पेश करेंगे। लेकिन अगर जो मायने रखते हैं तो वो जो वहां की जनता है, वहां के लोग हैं, उनके मुद्दे मायने रखते हैं। तो क्या लगता है इस बार गिरिडीह लोकसभा सीट के जो मुद्दे हैं वो क्या कुछ है और लोग जो जिन्होंने मतदान किया, अपने मताधिकार का प्रयोग किया और जिस प्रत्याशी की वहां पर किस्मत चमकेगी, तो लोग वहां पर क्या किन कुछ मुद्दों को लेकर के पहुंचे थे और लोगों का जो गिरिडीह का जो मेन मुद्दा है क्या कुछ है। देखिए, गिरिडीह का जो मेन मुद्दा है वो पलायन को लेकर के है कि जो लोग रोजगार के लिए पलायन करते हैं, तीनों प्रत्याशियों ने भी एक खास अपने साफ साफ बोला है कि हम अगर जीत के आते हैं तो पलायन को सबसे पहले रोकेंगे। उसके बाद शिक्षा को लेकर के उनका अपना मुद्दा है कि शिक्षा को भी बढ़ावा मिले और रोजगार को ये मिले।
लेकिन उनका जो मुख्य मुद्दा है वो पलायन को लेकर के ही है। और जयराम महतो ने जो आवाज उठाई है वो पलायन को लेकर के ही है, और उनका मतलब स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी है पलायन को लेकर के है। और कहीं ना कहीं ये उनको मजबूती भी प्रदान करती है, और कहीं ये भी हो सकता है कि 4 तारीख को जो परिणाम हो जयराम महतो के पक्ष में भी आ सकता है। अवंतिका, तो जिस तरीके से आपने कहा कि जयराम महतो बहुत ही जो है मुखरता के साथ वो पलायन का मुद्दा उठा रहे हैं और सभी प्रत्याशी इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो ग्रामीण क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी पकड़ मजबूत है, वो हमें देखने को भी मिलती है। तो क्या लगता है शहरी क्षेत्रों में भी उन्हें वही सपोर्ट जो है वहां की जनता से मिलेगा? देखिए, शहरी क्षेत्र की जहां तक हम बात करें तो शहरी क्षेत्र के जो युवा वर्ग है वो जयराम महतो को पसंद कर रहे हैं, लेकिन जो ग्रामीण है, ग्रामीण क्षेत्रों में युवा के साथ साथ जो बुजुर्ग है वो भी जयराम महतो को एक मतलब उभरते हुए नेता के तौर पर देख रहे हैं। लेकिन शहरी क्षेत्रों में उनका उतना प्रभाव नहीं दिखता है। जो शहरी क्षेत्रों में मथुरा महतो और चंद्र प्रकाश चौधरी की पहुंच है, लेकिन ग्रामीण जो मेन फैक्टर है, जो मेन वोट बैंक है वो ग्रामीण है, और ग्रामीण क्षेत्रों में जयराम महतो की पकड़ बहुत ही मजबूत है। देखिए वहां पे मतदान जो है वो पूरा हो चुका है, और ईवीएम में जिनकी जो प्रत्याशी है, तीनों प्रत्याशी जो त्रिकोणीय मुकाबला था गिरिडीह में, और तीनों प्रत्याशियों की जो फैसला है वो भी ईवीएम में कैद हो चुका है। स्ट्रांग रूम ले जाने की तैयारी भी हो रही है और ले भी जाया जा रहा है। क्या कुछ व्यवस्था स्ट्रांग रूम में की गई है? वहां के अगर प्रशासन की बात की जाए, सुरक्षा की बात की जाए, तो किस तरीके से वहां सुरक्षा के बीच ईवीएम ले जाया जा रहा है? ईवीएम तो पूरी सुरक्षा में ईवीएम जो है 6 वज्रगृह बनाए गए हैं, और 6 वज्रगृह में यहाँ पे गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के 6 विधानसभा, बाघमारा हुआ, टुंडी हुआ, बेरमो, गोमिया, खुद गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र की सब जगहों का ईवीएम को लाया गया है और वज्रगृह को सील कर दिया गया है। यहाँ बीएसएफ तैनाती है, जिला प्रशासन भी है, पुलिस प्रशासन भी है, और अभी तक यहाँ पे डीसी महोदया भी मौजूद है, बोकारो के पुलिस अधीक्षक भी मौजूद है, और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के पूरी चौकसी बरती जा रही है। जी अवंतिका जी, आप हमारे साथ बने रहे संजीव, और इस खबर पर भी हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रकाश धनबाद से जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे हम। प्रकाश, किस तरीके से यहाँ भी मतदान हुए और जो प्रत्याशी है उनका फैसला ईवीएम में कैद हो चुका है, और बहुत ही महत्वपूर्ण जो है ईवीएम है, और ईवीएम को ले जाया जा रहा है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से क्या कुछ चीजें नजर आ रही है वहां पर? प्रकाश, अगर इसमें आप लोग का कोई कमेंट है तो प्लीज बताइए। देखिए अविंतिका, अभी हम खड़े हैं धनबाद के कृषि बाजार स्थित स्ट्रांग रूम परिसर में, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया है। चप्पे चप्पे पे पुलिस के जवान जो हैं, बीएसएफ के जवान जो हैं वो तैनात है। अगर हम सुरक्षा की बात करें, ईवीएम की सुरक्षा की बात करें, तो जिला प्रशासन की ओर से, चुनाव आयोग की ओर से 3 लेयर पे सुरक्षा व्यवस्था कायम की गई है। पहला व्यवस्था जो है, जो पहला फेज है, उसमें बीएसएफ के जवान रहेंगे, दूसरे में सीएसएफ के जवान रहेंगे, और तीसरे में जिला प्रशासन के टीम जो है, पुलिस जवान जो है वो लगे रहेंगे। साथ ही साथ ईवीएम की निगरानी के साथ साथ पूरे इस प्रेशर की निगरानी सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से किए जा रहे हैं, और लगभग 50 से अधिक सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो लगाए गए हैं। और अभी अभी कुछ ही देर पहले धनबाद के उपायुक्त जो है माधवी मिश्रा, वो यहाँ पहुंचे हुए थे, और सारे स्ट्रांग रूम की उन्होंने जानकारी ली, उन्होंने निरीक्षण किया, उन्होंने जो यहाँ मौजूद अधिकारी हैं उनसे उन्होंने बात की, उन्हें दिशा निर्देश देते हुए अभी अभी जो हमें जानकारी मिली है कि अभी वो प्रत्याशी के जो कैंडिडेट हैं, उनके जो समर्थक हैं, उनके साथ वो बैठक कर रहे हैं। उनके प्रतिनिधि के साथ एक बैठक की जा रही है 4 जून को लेकर, क्योंकि 4 जून को मतदान का मतगणना होना है, और इस मतगणना को लेकर क्या कुछ जिला प्रशासन की तरफ से तैयारी की गई है, कैसे प्रत्याशी को अंदर आना है, किस प्रत्याशी से कितने लोग आएंगे, इसकी भी जानकारी आज माधवी सिंह के द्वारा दी जा रही है, और वो अभी बैठक कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बात कर ले सुरक्षा का, तो सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया है, क्योंकि कृषि बाजार क्षेत्र जो है वो व्यापारियों का क्षेत्र है कहा जाता है, और व्यापारी यहाँ काफी संख्या में यहाँ व्यापार करते हैं, दुकानें हैं, तो उनको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो उसका भी पूरा ध्यान रखा गया है। ये कहा गया है कि 3 तारीख तक जो व्यापारी वर्ग हैं वो अपनी गाड़ियां अंदर ला सकते हैं, सामान उतार सकते हैं, बाद ले जा सकते हैं, लेकिन पुलिस के देखरेख में, सुरक्षा के दृष्टिकोण से उनको जो जांच का सामना करना है उस जांच में उन्हें सहयोग करना पड़ेगा, और इसे लेकर जिला प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम किया गया है। अगर हम सुरक्षा की बात करें तो सुबह से ही जिला के जो आला अधिकारी हैं वो लगातार यहाँ भ्रमण कर रहे हैं, लगातार लोगों से मिल रहे हैं, लगातार जो यहाँ अधिकारी डिप्यूट है उनसे ही वो जानकारी ले रहे हैं। और ईवीएम की अगर हम बात करें तो देखिए सुबह 10 बजे तक ईवीएम मशीन जो है वो यहाँ कंट्रोल रूम में जमा किया गया है, और अब जो है पूरी तरह से सारे जो ब्रिज गृह हैं, जो स्ट्रांग रूम है, उन्हें पूरी तरह से सील कर दिया गया है। जी अंकिता।
जी बिल्कुल, जिस तरीके से यहाँ पर कल चुनाव हुए और दोनों ही प्रत्याशी भाजपा से ढुल्लू महतो थे और इंडिया गठबंधन से अनुपमा सिंह थी और दोनों ही प्रत्याशी का जो फैसला है वो तो ईवीएम में कैद हो चुका है और देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि गिरिडीह लोकसभा पर आखिर जीत किसकी होती है। लेकिन अगर हम 7वें चरण के चुनाव की बात करें तो 7वें चरण का भी चुनाव आ रहा है, उसके मद्देनजर क्या कुछ तैयारियां की जा रही है, उसे लेकर क्या कुछ कहेंगे? समस्या है, लेकिन इनका समस्या ऐसा है कि देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि गोड्डा लोकसभा का चुनाव होना है, दुमका लोकसभा का चुनाव होना है सीट का, तो ऐसे लेकर जिला प्रशासन की ओर से अगर हम सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम कर लिया गया है, क्योंकि जो 1 तारीख को मतदान होना है वो एकदम फाइनल आप उसे कह सकते हैं, क्योंकि 6ठे चरण का मतदान सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा था और 7वें चरण का जो मतदान होगा उसे आप फाइनल के रूप में कह सकते हैं। और 4 जून को जो रिजल्ट आना है उस रिजल्ट को लेकर प्रत्याशियों के दिल की जो धड़कनें हैं वो काफी तेज है, क्योंकि हवाओं का रुख किस और बहेगा ये कोई भी प्रत्याशी कह नहीं सकता, लेकिन बॉडी लैंग्वेज को देखकर हर प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा जरूर कर रहे हैं। लेकिन जिला प्रशासन की अगर हम बात करें, पुलिस कप्तान की बात करें, तो उनके तरफ से पुख्ता इंतजाम किया गया है। जो सीमावर्ती इलाका है उसी पूरी तरह से सील कर दिया जाएगा और सुरक्षा व्यवस्था की अगर हम बात करें तो चप्पे चप्पे पे पुलिस के जवान जो है वो शामिल रहेंगे, वो तैनात रहेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी उपलब्धि जिला प्रशासन के लिए यह है कि जो परसेंटेज की बात हो रही थी लगातार धनबाद गिरिडीह और जमशेदपुर रांची को लेकर, उस परसेंटेज में कहीं ना कहीं वृद्धि हुई है और 2% की वृद्धि जिला प्रशासन अपनी कामयाबी मान रही है, क्योंकि लगातार ये आरोप लग रहा था कि जिला प्रशासन के द्वारा चुनाव के समय में लोगों को जागरूक करने में कहीं ना कहीं नाकाम दिख रहे थे। लेकिन इस बार जिला प्रशासन की ओर से कदम जो उठाए गए उस कदम का वो सराहना करते हैं और जिला प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि इस बार 2% की बढ़त हुई है। इस 2% के बढ़त का फायदा कांग्रेस को मिलता है या भाजपा को मिलता है, ये तो 4 जून को ही पता चल पाएगा। लेकिन अगर सुरक्षा की बात करें, जिला प्रशासन की बात करें, तो जिला प्रशासन के लिए काफी सुखद ये समाचार रहा है कि किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं घटी, ना ही कहीं किसी प्रकार से बूथ पर हंगामे का जो हंगामे देखने को मिले। तो ऐसे में पुलिस के जो जवान थे वो भी काफी चुस्ती के साथ कार्य में लगे हुए थे। अधिकारी जो थे वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे। जो कंट्रोल रूम बनाए गए थे वहां से लगातार निगरानी रखी जा रही थी हर बूथ पर और हर बूथ की जानकारी जिला प्रशासन के द्वारा ली जा रही थी। देखिए, अब सुबह जो 10 बजे तक है जो पूरी ईवीएम जो है वो जमा हो चुका है और स्ट्रांग रूम को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। धनबाद के डीसी जो हैं, जो चुनाव पदाधिकारी भी हैं, उन्होंने कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया है। सारे कंट्रोल रूम को सील कर दिया गया है। अब इस कंट्रोल रूम को 4 जून को ही खोला जाएगा और अभी जो बैठक शुरू हुई है उसमें जो कैंडिडेट हैं उनके प्रतिनिधि यहाँ पहुंचे हुए हैं और उन प्रतिनिधियों से लगातार बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से 4 तारीख को चुनाव में मतगणना के दौरान क्या कुछ करना है, आप लोगों को कैसे आना है, कहाँ बैठना है, कहाँ किस चीज की जानकारी लेनी है, कौन से स्ट्रांग रूम में आपको कहाँ की जानकारी मिलेगी, ये सारी चीजें जो है वो माधवी सिंह के द्वारा दी जा रही है। जी चलिए, बहुत अब फिर से हम रुक करेंगे संजीव का, जो हमारे साथ बने हुए थे हमारे सहयोगी। हाँ जी, कागज में वहाँ की जो आपने जहाँ हमारे साथ बात कर रहे थे, आप जुड़े हुए थे और हमारे साथ जानकारी साझा की आपने कि वहाँ का जो त्रिकोणीय मुकाबला है वो दिलचस्प हो रहा है। तो क्या लगता है, अभी भी जो है वहाँ पे जो प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला है वो ईवीएम में कैद होकर लगातार जो वहाँ के कर्मी है जा रहे हैं, तो वहाँ का क्या कुछ नजारा है? यहाँ पर देखिए, ईवीएम जो है वो गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र का वो ईवीएम आप इन तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। यहाँ पर कुल 6 विधानसभा क्षेत्र है। गिरिडीह है विधानसभा क्षेत्र, डुमरी विधानसभा क्षेत्र, पूर्णिया विधानसभा क्षेत्र, बेरमो विधानसभा क्षेत्र, टुंडी विधानसभा क्षेत्र और बाघमारा विधानसभा क्षेत्र। ये सभी विधानसभा क्षेत्रों के 6 वज्रगृह में जो है मतलब ईवीएम को रखा गया है और वज्रगृह आप देख सकते हैं कि यहाँ सामने में 6 नंबर वज्रगृह है, 5 नंबर है, 4, 3, 2, 1 ये सभी वज्रगृह सील हो चुके हैं। यहाँ पर डीसी महोदय, एसपी साहब और चुनाव पर्यवेक्षक के मौजूदगी में सभी वज्रगृहों को सील कर दिया गया है और यहाँ सुरक्षा कर्मी भी पूरी तरह से तैनात है। और यहाँ से मतलब थोड़ी देर बाद यहाँ से जो मतलब जो भी काम करने वाले
सकते हैं कि जो प्रत्याशी है तीनों गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के, उनकी किस्मत को लॉक कर दिया गया और उनकी किस्मत अब 4 तारीख को ही जाकर के खुलेगी और नतीजा 4 तारीख को ही मिलेगा। जी अवंतिका, वहां पर अगर हम सुरक्षा की बात की जाए तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से क्या कुछ व्यवस्थाएं जो है वो की गई है? सुरक्षा के दृष्टिकोण से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फायर ब्रिगेड है, पुलिस पर जो केंद्र से आए हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के फोर्स हैं और यहाँ पे बैरिकेडिंग की गई है। लगातार जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन यहाँ पे मॉनिटरिंग कर रही है और चारों तरफ से पूरे एरिया को सील कर दिया गया है। किसी भी तरह के अननोन व्यक्ति का आना जाना पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। फायर ब्रिगेड की भी गाड़ी है, यहाँ एम्बुलेंस भी व्यवस्थित, मतलब एम्बुलेंस की भी व्यवस्था है और यहाँ मेडिकल कैंप भी बनाया हुआ है और सभी तरीके से अगर हम देख सकते हैं तो मतलब सुरक्षा पूरी तरह से चाक चौबंद है और पूरी तरह से जिला प्रशासन जो है उसको चौकसी कर रही है, लगातार मॉनिटरिंग कर रही है और सभी व्यवस्था बिल्कुल ठीक है। जी अवंतिका जी, एक बार फिर से हम अपने सहयोगी प्रकाश का रुख करेंगे जो धनबाद से लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। प्रकाश, अगर अब लगातार मतदान केंद्र पे आप कल थे, आपने कवरेज भी किया है, क्या कुछ लगता है लोगों का झुकाव इस बार किस और हो सकता है, क्योंकि लोग अपने मुद्दे लेकर के पहुंचे थे? रात में वो उनका कहीं गायब हो गया, फिर वो मिल नहीं पाया। तो इनका ये कहना है कि हमारा टोटल एकदम सही है, सब कुछ सही है। मॉक पोल इन्होंने क्लियर भी किया था, एवरीथिंग इज फाइन। सॉरी, ये पूरा वोट उसमें ही इस बार लोगों ने वोट किया है। देखिए, कई सारे आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चला। ढुल्लो महतो ने कांग्रेस पर आरोप लगाए और कांग्रेस जो है वो ढुल्लो महतो पर निजी कटाक्ष भी करते हुए नजर आए। लेकिन इन सभी के बीच जो 62% का मतदान हुआ है, इसे लेकर जिला प्रशासन काफी खुश दिख रही है। जिला प्रशासन का कहना है कि हमने जो प्रयास किया था, हमने जो लोगों को घर से निकालने के लिए मुहिम चलाई थी, कहीं ना कहीं हम उस पर सफल हुए हैं और 2% की जो बढ़ोतरी हुई है वो बहुत ही अधिक जिला प्रशासन मान रही है। और कम से कम अभी आप कह सकते हैं कि जिला प्रशासन के ओर से पुख्ता इंतजाम जो है सुरक्षा का वो किया गया है। अगर हम प्रत्याशी की बात करें तो प्रत्याशी देखिए ढुल्लो महतो जो है वो भाजपा से आते हैं और भाजपा के प्रत्याशी हैं ढुल्लो महतो। क्योंकि ढुल्लो महतो के बारे में अगर हम बात करें तो ढुल्लो महतो बागमारा विधानसभा से 3 बार विधायक रह चुके हैं और उन्हें लोकसभा का टिकट दिया गया पीएन सिंह के जगह। पीएन सिंह का टिकट काटने से देखिए जो पीएन सिंह के समर्थक थे वो काफी नाराज थे और उन्होंने न केवल ढुल्लो बल्कि पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं उनके खिलाफ भी उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा नाराबाजी की गई। साथ ही साथ अगर हम चुनाव की बात करें तो चुनाव से कहीं ना कहीं बीजेपी के जो आला नेता हैं वो दूरी बनाते हुए नजर आए। यही कारण है कि भाजपा के कई नेताओं के साथ साथ कई मंडल अध्यक्षों को भी पार्टी के ओर से कारण बताओ नोटिस थमा दिया गया है और उन्हें ये कारण बताओ नोटिस का जवाब भी उन्हें देने के लिए कहा गया है कि आप पार्टी विरोधी कार्य कर रहे हैं। अगर पार्टी विरोधी कार्य आप नहीं कर रहे तो फिर पार्टी का सपोर्ट आप क्यों नहीं कर रहे हैं। तो ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि राजनीति किस और करवट बदलती है। लेकिन जिस प्रकार से आपसी खींचतान भाजपा पे दिखी वो बहुत कुछ अपने आप में कहता है। देखिए, क्योंकि भाजपा अक्सर यह दावा करती है कि पार्टी इज द डिफरेंस है, अलग हर पार्टियों से हमारे पार्टी में अनुशासन सबसे बड़ा है, हमारे पार्टी में किसी भी प्रकार के अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन जैसे ही ढुल्लो महतो को टिकट दिया गया, पार्टी के कई सारे नेता जो हैं, जो धनबाद के हैं, जो धनबाद के शीर्ष नेता हैं, वो इस चुनाव से अपने आप को अलग रखे, कहीं वो निकले नहीं। अगर निकले भी तो कहीं प्रचार नहीं किया, प्रचार भी किए तो ऐसे लोगों के पास जाकर उन्होंने प्रचार किया जिनके साथ उनका उठना बैठना है। तो वो जनता का बीच जाकर उन्होंने भाजपा के लिए प्रचार प्रसार नहीं किया है। इसे लेकर ये माना जा रहा है कि इस बार भाजपा के लिए थोड़ा रास्ता जो है वो बड़ा कठिन है। लेकिन अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस से जो प्रत्याशी बनाए गए हैं वो अनुपमा सिंह है। लेकिन कांग्रेस में भी सब कुछ ऑल इज वेल देखने को नहीं मिला, क्योंकि कांग्रेस के कई सारे दिग्गज नेता जो थे वो दिल्ली में डेरा डाले हुए थे कि शायद उन्हें इस बार धनबाद लोकसभा सीट का टिकट उन्हें प्राप्त हो जाएगा, धनबाद लोकसभा सीट से उन्हें टिकट दिया जाएगा। अगर हम बात करें जलेश्वर महतो वो लाइन पे लगे हुए थे, ददई दुबे, अजय दुबे, अशोक सिंह, राजेश ठाकुर के अलावा बन्ना गुप्ता जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनका भी नाम काफी चर्चे में रहा कि वो धनबाद के लोकसभा सीट के प्रत्याशी हो सकते हैं। लेकिन लोकसभा प्रत्याशी जब अनुपमा सिंह को बनाया गया, अनुपमा सिंह को राजनीति
का अनुभव तो नहीं है, लेकिन क्योंकि उनके पति जो है वो बैरमो के विधायक है, उनके ससुर की अगर हम बात करें स्वर्गीय राजेंद्र सिंह की, तो राजेंद्र सिंह जनता के बीच रहने वाले नेता थे। वो मजदूर के हित की बात करते थे, वो इंटक के एक बड़े नेता भी माने जाते थे और 5 बार के विधायक और 1 बार के मंत्री रह चुके हैं झारखंड सरकार में। तो ऐसे में उनका राजनीतिक कैरियर जो है वो काफी बढ़िया बताया जा रहा है और स्वच्छ छवि का बताया जा रहा है। अगर हम ढुल्लू महतो की बात करें तो लगातार उन पर आरोप लगाए जा रहे थे कि ये ढुल्लू महतो जो है वो महिला विरोधी है, गरीब विरोधी है, और यही कारण है कि उन पर 1-2 नहीं बल्कि 50 से अधिक केस जो है उन पर दर्ज है। और जो अनुपमा सिंह है उनकी छवि साफ सुथरी है, लेकिन इसी लेकर जो पूरी तरह से दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर जो था वो जारी रहा। और यही कारण है कि जो मत प्रतिशत है इस बार बढ़ा भी है। घर से निकल वोटर जो है वो मतदान केंद्र तक पहुंचे हैं, अपने मत का प्रयोग किए हैं और जिला प्रशासन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इस बार शांतिपूर्ण तरीके से पूरी मतदान को सफल किया है। तो इसके लिए जिला प्रशासन को हमारे टीवी 45 की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जिस प्रकार से इन्होंने कार्य किया है, जिस प्रकार से शांतिपूर्ण मतदान हुई है, तो इसे लेकर जिला प्रशासन के चेहरे पे काफी खुशी देखी जा रही है। अब 4 जून को मतगणना होना है, तो उस मतगणना को लेकर क्या कुछ तैयारी है, ये भी हमने धनबाद उपायुक्त से बात करके जानने का प्रयास किया। तो उन्होंने कहा कि देखिए 50 से अधिक सीसीटीवी कैमरे जो हैं इस कैंपस परिसर में लगाए गए हैं, स्ट्रांग रूम के इर्द लगाए गए हैं, ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी गड़बड़ी हो तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जा सकती है, उस पर तुरंत नजर रखा जाए। और सुरक्षा की अगर हम बात करें तो 3 लेयर में सुरक्षा व्यवस्था जो है वो की गई है। और 3 लेयर में, पहले लेयर में अगर हम बात करें तो बीएसएफ की टीम है, दूसरे लेयर पे सीएसएफ की टीम है और तीसरी लेयर जो है वो जिला प्रशासन की टीम है, जिला पुलिस की टीम है। तो 3 लेयर पे सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। और अभी जो है बैठक कर रही है माधवी सिंह जो धनबाद के उपायुक्त हैं, और उन्होंने जो जनप्रतिनिधि के जो पदाधिकारी हैं उनके साथ उन्होंने बैठक किया है, अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक किया है और 4 तारीख को लेकर पूरी तरह से दिशा निर्देश उनके तरफ से जारी की गई है कि उस दिशा निर्देश पे आप कार्य करें। जी, अगर हम बात करें जी, अभी उनका जो प्रेस वार्ता है वो खत्म हो गया, तो क्या कुछ दिशा निर्देश जो है वो वहां के जो लोग कर्मचारी हैं उन्हें दी गई है? क्या कुछ जानकारी है इस पे आपकी? चलिए हम बात कर लेते हैं, हमारे साथ एक निर्दलीय प्रत्याशी, हम उनसे ही बात कर लेते हैं और जानते हैं कि जो जिला प्रशासन की ओर से दिशा निर्देश दिए गए हैं, जो बैठक किए गए हैं उस बैठक में क्या कुछ आदेश दिया गया है? बैठक में ही आदेश दिया गया है कि काउंटिंग होगी, उसकी कुछ प्रक्रियाएं हैं वो पूरी कर ली जाएंगी। और चूंकि प्रत्याशी और उसके एजेंट ही जो है वहाँ बाहर में सीसीटीवी कैमरा लगे हैं, वहाँ पर वो आकर देख सकते हैं। बाकी किसी के अलाउड अंदर आने की अलाउड नहीं की गई है। और प्रत्याशी के साथ कितने लोगों को अंदर आने नहीं, सिर्फ प्रत्याशी या उसका भी करता, मतलब दो ही अंदर आ सकते हैं, 2 में से कोई 1 या 2। जी, तो सीसीटीवी कैमरे से पूरे क्षेत्र की निगरानी की जाएगी? हाँ, क्षेत्र की जो वहाँ पे ईवीएम मशीन रखी हुई है उसे वहाँ पर डिस्प्ले किया जाएगा स्ट्रांग रूम में, तो इसलिए हम वहाँ देख सकते हैं कि भाई कोई समस्या तो नहीं है, होगा तो वो चूंकि सामने आ जाएगी। लेकिन ऐसी कोई समस्या नहीं है, चूंकि जिला प्रशासन ने बहुत ही अच्छी व्यवस्था करके रखी है और पूरी पारदर्शिता के साथ ये हम लोग धनबाद लोकसभा जो है संपन्न हो गए हैं। कितने राउंड की गिनती होगी? अभी क्लियर बताया नहीं गया, 2 दिन के बाद 25। जी, तो देखिए निर्दलीय प्रत्याशी हैं जिनके साथ अभी माधवी सिंह के साथ बैठक हुई है और उस बैठक में ये जानकारी दी गई है कि जो भी प्रत्याशी है उनके जो लोग हैं वो स्ट्रांग रूम पे बैठेंगे, वहां से वो सारी जानकारी प्राप्त करेंगे और 25 राउंड में मतगणना जो है वो किया जाएगा, मतों की गिनती की जाएगी। 25 राउंड होगा और उसके लिए अलग अलग टेबल बनाए गए हैं। अगर हम बोकारो की बात करें तो बोकारो के लिए जहां 24 टेबल बनाए गए हैं, वहीं अगर हम धनबाद की बात करें तो 20-20 टेबल जो है वो धनबाद लोकसभा सीट के लिए बनाया गया है। जी एक बार फिर से हम बोकारो का रुख करेंगे, जहां पर हमारे सहयोगी संजीव लगातार हमारे साथ जुड़ गए। संजीव, वहां की अगर सुरक्षा के दृष्टिकोण से बात की जाए तो जैसे आपने बताया कि पुख्ता इंतजाम जो है वो किए गए हैं, और अगर हम अभी बात करें तो 6ठे चरण का चुनाव जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से जो है वो पूरा हो चुका है और अब 7वें चरण के चुनाव की बारी है। ऐसे में क्या कुछ तैयारियां जो है वो प्रशासन की ओर से की जा रही है और 7वें चरण के जो चुनाव होने वाले हैं, 1 जून को चुनाव है, इसे लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, 6ठे चरण तक तो अभी तक जो चुनाव हुए हैं वो पूर्ण तरह से शांतिपूर्वक हुए हैं। चाहे हम यहाँ किसी भी क्षेत्र, लोकसभा क्षेत्र की बात करें, सब जगह जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन की एकदम पुख्ता तैयारी थी। और जैसा कि उम्मीद जताया जा रहा है कि 7वें चरण में भी चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए जाएंगे। तमाम जो पुलिस फोर्स है, कर्मचारीगण है, वो सब पूरी तरह से एकदम मुस्तैद है अपनी ड्यूटी को कि 7वें चरण का चुनाव भी पिछले 6 चरणों
के चुनाव की तरह शांतिपूर्ण तरीके से निपटा दिया जाए और मतलब इसको ये लेकर के मतलब बताए मतलब संभावना जताई जा रही है कि 7वें चरण का जो चुनाव हो वो भी संपन्न होगी पूर्णतः शांतिपूर्ण तरीके से। जी, लगातार जिस तरीके से देखा जा रहा है कि चुनाव हो रहे हैं और जो जितने भी प्रत्याशी हैं वो अपने अपने दावे पेश कर रहे हैं, लोगों के सामने, जनता के सामने अपने दावे पेश कर रहे हैं कि इन तमाम चीजें, अगर हम पूरी झारखंड की बात करें तो झारखंड में बेरोजगारी, शिक्षा, ऐसे तमाम चीजें जो है वो बड़ा मुद्दा नजर होता आ रहा है। और अगर हम सुदूरवर्ती इलाके की बात करें तो कई ऐसे गाँव हैं जहां पर बहुत सारी सुविधाएं जो है, मूलभूत सुविधाएं, वो अभी तक नहीं पहुंच पाई है। तो क्या लगता है कि चुनाव में जितने भी प्रत्याशियों ने जो भी बातें की है या फिर बड़े बड़े वादे किए हैं वो चुनाव के बाद धरातल पर उतरेंगे या फिर से वही चुनावी वादे बनकर रह जाएंगे? संजीव जी, ये तो बिल्कुल कहना सही है कि जो सुदूरवर्ती इलाके हैं, जहाँ की जो मूलभूत समस्याएं हैं, सबसे बड़ी समस्या पानी की है, बिजली की है, सड़क की है। हर बार जो भी प्रत्याशी आते हैं वो सबसे पहले इन्हीं जो समस्याओं को दूर करने की बात करते हैं, लेकिन कभी भी मतलब जो सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों के जो लोग हैं उनकी ये समस्याएं दूर नहीं होती, जिसके चलते बहुत जगहों पे तो मतलब चुनाव का बहिष्कार भी किया गया है। लेकिन उसके बाद भी जो है प्रत्याशी जो है वो अपनी ही धुन में रहते हैं और सिर्फ वादे करते हैं, काम कोई नहीं करता। और इस बार भी यही देखना है कि जो भी जीत करके आते हैं वो इन ग्रामीण क्षेत्रों के सुदूरवर्ती इलाकों के जो भी लोग हैं उनसे जो वादे किए हैं, जो बातें कही हैं, उस पर वो कुछ भी कदम उठाते हैं या हर बार की तरह इस बार भी उन लोगों को सिर्फ मतलब वोट लेकर के उन लोगों को छोड़ देंगे। जी अवंतिका। जी, बोकारो की अगर हम बात करें तो बोकारो में भी कई ऐसे इलाके होंगे जहां पर मूलभूत सुविधाएं जो है वो नहीं पहुंच पाई है। तो आपने भी बोला था कि जो प्रत्याशी है, तीनों प्रत्याशी, उन्होंने अपने अपने दावे किए थे, क्या कुछ उनकी जनता से वादा, जो जनता से उन्होंने वादा किया है, क्या कुछ किया और क्या लगता है कि कितना पूरा हो पाएगा? देखिए, हमारे यहाँ जो है बोकारो विधानसभा क्षेत्र जो है, जो धनबाद लोकसभा क्षेत्र में भी आता है और कुछ हिस्सा जो है वो गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र में भी आता है, गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में भी आता है। हमारे यहाँ के जो प्रत्याशी हैं, जो अगर धनबाद लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो मेन मुख्य रूप से दो प्रत्याशी हैं, जो एक एनडीए के प्रत्याशी हैं ढुलू महतो और दूसरे गठबंधन के जो प्रत्याशी अनुपमा सिंह। इन दोनों लोगों ने साफ तौर पे मतलब वादे किए हैं जनता से कि हमारा जो अगर हम जीत करके आते हैं तो हमारा मुख्य मुद्दा जो रहेगा वो पलायन को लेकर के रहेगा, रोजगार को लेकर के रहेगा और शहरी क्षेत्रों में जो है वो शिक्षा को लेकर के रहेगा। और जहां तक हम गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र की बात करें, जो कुछ हिस्सा सटा हुआ है बोकारो विधानसभा क्षेत्र में, वहां के जो तीनों प्रत्याशी है उसमें मुख्य रूप से जयराम महतो ने खुले तौर पर ऐलान किया है कि वो सबसे पहले तो सरकार की जो भी यहाँ योजनाएं हैं उसको पहले उसका काम वो देखेंगे, उसके बाद जो है पलायन को रोकेंगे और शिक्षा पर विशेष ध्यान देंगे। अब देखना यही है कि सिर्फ ये बातें कर रहे हैं या इस पे कोई अमल भी करेंगे। जी अवंतिका। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका संजीव, और हमारे सहयोगी प्रकाश का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो लगातार धनबाद से स्ट्रांग रूम से हमारे साथ बने हुए। तो देखिए, चुनाव जो है छठे चरण का वो समाप्त हो चुका है और 7वें चरण की जो चुनाव होने वाले हैं 1 जून को, उसकी तैयारियां शुरू हो गई है। और छठे चरण के चुनाव को लेकर के जितने भी प्रत्याशी थे उन सबका जो फैसला है वो ईवीएम में कैद हो चुका है। और सुरक्षा की दृष्टिकोण से अगर हम बात की जाए तो सुरक्षा के भी जो पुख्ता इंतजाम जो है वो स्ट्रांग रूम में किया गया है और सभी जो कर्मी है वो ईवीएम लेकर के स्ट्रांग रूम में पहुंच गए हैं और सभी का जो बात का फैसला है वो सुरक्षित रख लिया गया है। और अब 4 जून को, आने वाले 4 जून को जब मतगणना होगी और सबके भाग का फैसला आएगा तो ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिर ताज किसके सर पर चढ़ता है।